नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ सुश्री उषा प्रियंवदा जी द्वारा रचित कहानी आधा शहर का दूसरा और अंतिम भाग। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। फिर भी जफर की बातें एक बार फिर मन में कुलबुला उठी। अरे राघव साहब, क्या बॉडी है उसकी, साफ शफाक झकाझक, एकदम संगमरमर, कहीं एक भी दाग या धब्बा नहीं, एक तिल तक नहीं। मुझे ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगा। तुम बहुत पी गए हो जफर, किसी शरीफ स्त्री के बारे में यह सब कहना ठीक नहीं। आप पर भी कहीं उसका जादू तो नहीं चल गया? बहुत खतरनाक औरत है, मारकर तड़पने भी नहीं देती, छुरी है छुरी। चलूं, वह मेरे इंतजार में होगी। पार्टी की समाप्ति पर शुभा सब बर्तन धो पोंछकर ऊपर जाने लगती है। रसोई की बत्ती बंद करते हुए मैं कहता हूँ, शुभा जरा सिगरेट लाने जा रहा हूँ। पर मैं सिगरेट लाने की बजाय इला के फ्लैट की ओर गाड़ी मोड़ देता हूँ। 4 मंजिली इमारत एकदम अंधेरी है, इला का फ्लैट भी। मुझे यह सब करने का क्या अधिकार है? मैं अचानक ग्लानि से भर उठता हूँ। इला युवती है, आकर्षक और विधवा। उसे अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने का अधिकार है, जिससे चाहे जितनों से चाहे प्रेम करे। मैं वापस आ जाता हूँ। ऐसी बातें सिर्फ जफर ही नहीं करता, और लोग भी करते हैं। इला के विद्यार्थी ने, इला का दूसरा सहयोगी गिरिराज। धीरे धीरे पार्टियों में से उसका नाम कटने लगता है और उसको लेकर इतनी चर्चा होने लगती है कि शुभा अंजना संजना को सख्त ताकीद देती है कि वे इला से कोई संपर्क ना रखें। इला जब भी सामने पड़ती है, मुझे उसका चेहरा देखकर विश्वास नहीं होता कि वह सब सच होगा। मगर लोग झूठ भी क्यों कहेंगे? वे केवल इला को लेकर ही क्यों कहते हैं? और भी कितनी औरतें हैं, किसी और को लेकर क्यों नहीं? पहले अंजना की शादी होती है, फिर संजना की। मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, पर शुभा कहती है कि अगर इला आएगी तो उसकी काफी सहेलियां शादी का बहिष्कार कर देंगी, क्योंकि वे सब शरीफ हैं। इला जैसी लड़की के साथ कोई नहीं उठना बैठना चाहेगा। पर इला को निमंत्रण जरूर जाएगा। मैं अड़ जाता हूँ। लोग तुम्हें भी उसकी सूची में जोड़ लेंगे, शुभा कहती है। तुम क्यों जिद पकड़ रहे हो? क्योंकि इला अभय की विडो है, और अभय तुम्हें दीदी कहता था। भूल गई क्या? नहीं, भूली नहीं हूं, पर दुनियादारी तो निभानी ही है। अंजना की शादी, मंडप, शामियाना, रिसेप्शन, इला नहीं बुलाई गई। एक दिन यूनिवर्सिटी के किसी रिसेप्शन पर मुलाकात होती है। वह हम दोनों को देखकर अनदेखा कर देती है। मुझे अंदर कहीं कचोट उठती है। हमने जफर को बुलाया था, गिरिराज को, सपरिवार, मगर इला को नहीं। क्यों वही सम्माननीय बने रहे हैं? देखा जाए तो इला अकेली है, अपने आचरण के लिए खुद जिम्मेदार है, पर ये लोग तो बीवी बच्चों वाले हैं। इला खड़ी खड़ी औरतों से बात करती है, हमारे पास तक नहीं आई। लौटते समय शुभा कहती है, देखा तुमने, तुम्हें हलो तक नहीं किया उसने। तुमने क्या नहीं किया इस औरत के लिए? अभय मरा तो दौड़े गए, आर्थर से कहकर नौकरी दिलवाई। अब उसे तुम्हारी क्या जरूरत? जरूरत तो पड़ेगी, मैं मन ही मन सोचता हूँ। 3 साल पढ़ा लेने के बाद स्थायी होने का प्रश्न उठेगा। उस कमेटी के लिए ऑर्थर मुझे जरूर कहेगा, तब तो जरूरत पड़ेगी। 3 साल बाद जो कमेटी बनी उसमें मैं नहीं था, जफर था, और जफर ने इला की इतनी कड़ी आलोचना की कि कमेटी ने
उसे केवल 1 साल की अवधि दी। साल भर बाद फिर रिव्यू होगा और तब फिर निर्णय होगा। और उस दूसरी साल भी उसे स्थायी नहीं किया गया। 1 साल की अवधि और दी गई और अब न जाने क्या सोचकर आर्थर ने जफर को कमेटी से हटाकर मुझे अध्यक्ष बना दिया है। और मैं तहे दिल से इला की मदद करना चाह रहा था, पर ऐसे नहीं, अपने नाम और इज्जत को मिटाकर नहीं। मैं जाकर इला से मिलूंगा, यह सुनकर गिरिराज मेरे कमरे में आए थे। कुर्सी उनके बैठने से जरा सी चरमराई थी। अच्छी तफरी रहेगी, अब तक कोई उल्लू फांस लिया होगा, मजे उड़ा रही होगी। अब उसकी छुट्टी करिए और कादम्बरी को नियुक्त करवा दीजिए। कादम्बरी के पति सदानंद से गिरिराज के पुराने संबंध थे। उनके चमचों में वह प्रमुख थे। गिरिराज का वरद हस्त उन पर हमेशा रहता था। कादम्बरी को क्या आता जाता है, मैंने कहा। फोन आ जाने पर मुझे गिरिराज से छुट्टी मिली। कभी कभी मुझे लगता था मैं ही हूं एक ऐसा जिस पर इला की कृपा दृष्टि नहीं पड़ी। उसने कभी अकेले में खाने पर नहीं बुलाया, कभी गोदी में सिर छुपाकर रोई नहीं, कभी भरी रात में फोन करके नहीं कहा तुरंत आओ नहीं तो मैं फांसी लगा लूंगी। अगर वह करती भी तो मैं यही करता जो मैंने अब किया है। उसने बाहर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। वह जहां भी जाए कम से कम मेरे साथ एक कॉटेज में नहीं रह सकती। मुझे अपना बचाव करना ही है। अभय उन दिनों अक्सर मेरे पास आता था तो वह मेरे सहपाठी अमृत का सबसे छोटा भाई, पर मेरा व्यवहार उसके प्रति हमउम्र का सा ही था। शुभा उन दिनों संजू अंजू को लेकर काफी व्यस्त रहती थी। वह काफी संघर्ष का समय था। मुझे अपने पांव जमाने थे, पुस्तकें लिखनी थी, नाम कमाना था, सब मायनों में सफल होना था। उन दिनों एक पागल महत्वाकांक्षा मुझे बराबर आगे और आगे ठेला करती, सचमुच कुछ बनने की, अपने टेढ़े मुंह वाले ससुर को दिखा देने की कि मैं क्या कुछ नहीं बन गया हूं। शुभा से शादी उन्होंने बड़ी मुश्किलों से की थी। कॉलेज के दिनों का रोमांस था जिसकी परिणति विवाह ही थी। मेरे लेक्चरी के फटीचर दिनों में शुभा के आईएएस पिता मुझे दामाद रूप में ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मेरे पीएचडी के लिए येल जाते हुए उन्होंने साफ मना कर दिया था, कुछ कुछ यह भांपते हुए भी कि शुभा और मैं काफी घनिष्ठ हो गए हैं। 3 साल बाद जब मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी की पीएचडी और 3 साल की नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेकर वापस आया, तब तक वह शादी करने के लिए तैयार हो चुके थे, पर उनकी अकड़ अभी गई नहीं थी। वैसे शुभा में कोई खास बात नहीं थी, नाटे कद और कुछ गठे बदन की लड़की थी, सांवले रंग और साधारण नाक नक्श की। सिर्फ पिता के पद का सहज आभिजात्य था। दूसरे, वह मेरी पहचान की सभी लड़कियों की तरह मुझ पर बेहद रीझी हुई थी। शुभा की असली मिठास तो मैंने शादी के बाद पहचानी, जिससे मैं ऐसा बिंधा कि बरस पर बरस निकल गए और मुझे किसी दूसरी औरत की पहचान नहीं हुई। अपनी जमी जमाई गृहस्थी के बीच सुरक्षित मुझे अभय पर कभी कभी बहुत तरस आता। वह हमेशा घबराया सा और अकेला महसूस करता था। उसे कहीं चैन नहीं था, न नौकरी में, न धन दौलत में, न भारत में, न पश्चिम में। वह बार बार भारत जाता, दर्जनों लड़कियां देखकर नापसंद करता, लौट कर आता और अपने को उसी वातावरण में फिट करने की कोशिश करता। मैं एक बार भारत आने पर जब अमृत से मिला तो उसने कहा, बेचारे अभय के साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्यों? हम सब ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? गधा है, एक बड़ी ही चालू लड़की ने उसे फांस लिया। बिना हमारी राय लिए उसने शादी कर डाली। हमने दुख प्रकट किया। कितने अच्छे रिश्ते उसने ठुकरा दिए थे, कितनी लड़कियों का उसने दिल तोड़ा था। कौन है?
शुभा ने पूछा। एक आर्मी कर्नल की बेटी, बेतरह बदनाम माँ जिसके प्रेमी ने कर्नल को गोली मार दी। मुकदमे चले, बेटी भी उसी तरह छोटी उम्र में घर से भाग गई, पकड़ी गई, फिर हॉस्टल में रहकर पड़ी। यह सब कैसे हुआ? शुभा ने पूछा। तब तक मीनाक्षी हमारे पास आकर बैठ गई। उसकी भौएं तनी हुई थीं। राघव भाई, इन्हें समझाइए, अब वह घर की बहू है, अब अपने घर की इज्जत उसी के हाथ में है। यह सभी से कहने लगते हैं, उससे फायदा क्या? मुझे तो लड़की अच्छी लगी, अभय के आगे पीछे घूमती है, बिल्कुल अच्छी बीवी की तरह। अमृत ने कहा। वह आकर जीजी जीजी कहने लगी और वह रीझ गई। बचपन में गलती हो ही जाती है, मालूम नहीं उसकी लाइफ कितनी दुखी रही होगी। माँ के बच चलने का यह मतलब तो नहीं कि लड़की भी वैसी ही निकले। मीनाक्षी ने अमृत को झिड़का। अपने को ही लो, शुभा की गाड़ी में लदकर हम चारों डाक बंगले में नहीं जाते थे। जिन्हें हम रविवारीय पिकनिकें कहते थे, वह आवारापन नहीं था। अगर तुम्हारी मुझसे और शुभा की राघव से शादी न हुई होती तो हमें दुनिया बच्चलन नहीं कहती। हम लोग ऑनरेबल निकले और इला का दोस्त अपने माँ बाप से डर गया। यही ना, उसने इला को छोड़ दिया। इसमें इला का क्या दोष? अरे मीनाक्षी, छोड़ो भी अभय और उसकी बीवी को। अभय बच्चा नहीं है, मगर तुमने कॉलेज की बात करके उन दिनों को फिर ताजा कर दिया, मैंने कहा और अर्थ भरी दृष्टि से शुभा को देखा। शुभा मुस्कुराने लगी, एक नई दुल्हन की तरह, लाज भरी हंसी। हम लोग वापस अपने होटल बहुत देर में पहुंचे। वहां अभय बैठा हुआ था, साथ में बीवी भी थी। पहली नजर में मुझे निराशा सी हुई। जैसी छवि मन में आ गई थी, उस लड़की का उसमें तालमेल नहीं बैठ रहा था। चेहरे से वह बहुत सौम्य और मृदु लग रही थी। आवाज उसकी संयत और कोमल थी। शुभा, जिसके स्वभाव में पिता का अकड़पन घुला हुआ था और मौके बेमौके उभर आता था, इस वक्त एकदम रूखी हो गई थी। उसी क्षण न जाने क्यों मैं तटस्थ होकर शुभा को देख सका। अगर वह मेरे कॉलेज के दिनों की प्रेमिका न होती तो मैं कहता कि वह बेहद मामूली औरत थी, आराम की जिंदगी में डूबी हुई, सफल पति के पद के सभी उपकरणों से भरपूर, कानों के लंबे छेदों में झूलती डायमंड की बाली, हाथों में डायमंड रूबी की चूड़ियां, महंगी साड़ी के बॉर्डर पर टिका मंगलसूत्र। उसका शरीर और चेहरा ब्यूटी ट्रीटमेंट और हेल्थ प्रोग्राम के बावजूद ढीला लग रहा था। क्या यही बात थी अभय की बीवी इला और उसकी ताजगी में? उसे देखकर अपने पास जो है उसे दोबारा टटोल कर देखकर तसल्ली करने का मन होता है। नीचे जाते हुए मैंने शुभा के कंधे पर हाथ रख लिया। डाइनिंग हॉल के करीब करीब सभी हमें देखने लगे। हम काफी अलग और सफल दिख रहे होंगे। हम जब गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे तो मैंने पाया कि इला मेरे पास बैठी है। मेन्यू हाथ में लेकर मैंने सबकी पसंद पूछी। सबसे पहले मैंने अपनी पसंद बताई। मैं रेशमी कबाब लूंगा, मगर पूरी प्लेट मेरे लिए बहुत होगी। मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, उसने हल्के मगर स्पष्ट शब्दों में कहा। मेरी अमृत से नजर मिल गई। अमृत ने मुझे आंख मारी, जिसमें उसकी ओर भद्दा इशारा सम्मिलित था। मैंने सकपका कर देखा इला को। उसका चेहरा एकदम फक हो आया। यह स्पष्ट था कि उसने अमृत को देख लिया था। मैंने अपने को एक बड़ी ही अजीब स्थिति में पाया। एक क्षण स्तब्ध रहकर मैंने कुछ संभालना चाहा। और क्या लेंगी आप? वह देर तक चुप रही। मुझे लगा कि वह एकदम हमको छोड़कर कहीं चली गई है, कहीं दूर, कहीं अपने अंदर, और मेरे पास सिर्फ उसकी निर्जीव देह बैठी है, सिकुड़ी हुई, सिमटी हुई। मैं अगर उसे उंगली से हिला भी दूं तो वह एकदम राख के ढेर की तरह ढह जाएगी। और क्या लेंगी आप? मैंने फिर पूछा। मैंने पाया
कि मेरा स्वर बहुत कोमल और पुचकार भरा हो आया है, जैसे अंजू और संजू को चोट लगने के बाद मना रहा हूं। उसने आंखें उठाई। वह साफ उजली दृष्टि थी, कृतज्ञ और हल्की पनीली। उसने क्या कहा यह मैं नहीं सुन सकता। उस समय न जाने क्यों अभय के भाग्य से ईर्ष्या सी हुई। मैंने कहा, अमृत ने बहुत पी रखी है, इसलिए उससे कुछ भी पूछना बेकार है। यह कहकर मैंने अभी अभी घट गया वह अप्रिय प्रकरण नकार दिया। मैंने देखा कि इला ने बहुत कम खाया है, केवल चख कर ही छोड़ दिया। खाने के दौरान उसने मुझे बताया कि वह दिल्ली के एक नामी कॉलेज में पढ़ाती रही है। राघवदा, अब मैं लौटकर फिर अपनी पुरानी पोजीशन में आ रहा हूँ, अभय ने उत्साह से बताया। इला आगे पीएचडी करना चाहती है, इसीलिए कब से आपसे मिलने को पीछे पड़ी थी। रात काफी बीत चुकी थी। मैंने अपने को बेहद थका पाया। टैक्सी में बैठते हुए अमृत ने कहा, उससे सावधान रहना, तुम फंसने वाले जीव नहीं हो, फिर भी दूर रहना ही ठीक है। उस रात मैं बिस्तर पर आना टालता गया। इच्छा ना होने पर भी रात गए रूम सर्विस से बियर मंगाकर पीने बैठ गया। शुभा तैयार होकर पलंग पर लेट गई थी। बोली, लड़की में सिर्फ रंग ही रंग है, ऐसी सुंदर तो नहीं है कि सारा जमाना डुल जाए। अमृत क्या कह रहे थे? तुम तो जानती ही हो, पीने के बाद ऊट पटांग बकने लगता है। शुभा ने कहा, वह तो हमेशा से ऐसे ही थे, कॉलेज में भी। पता नहीं तुम्हारी क्यों उनसे इतनी घुटती है। शुभा, हमारी शादी उसी ने करवाई थी, मैंने कहा। शादी के नाम से शुभा को जैसे कुछ याद आ गया। तुम कब तक बैठे रहोगे? मैं कब तक जागती रहूं? उसने पतले पारदर्शी बादलों की तरह झिलमिले कपड़े पहन रखे थे। तकिए पर उसका सिर टिका हुआ था। उसने गर्दन मोड़कर जैसे मुझे देखा, उसमें स्पष्ट ही आमंत्रण था। मैं बिना कुछ कहे अपनी बीवी को ताकता रहा। वह एक अच्छी बीवी थी, इसमें शक की गुंजाइश नहीं थी। भले बुरे में मेरा साथ निभाती आ रही थी और मैं भी भरसक उसे खुशी देने की ही कोशिश करता रहा था। शादी के 11 महीने बाद ही जुड़वा लड़कियों के होने से वह बहुत व्यस्त और परेशान हो गई थी और उनके पालने में उसका काफी समय चला जाता था। फिर भी मुझे कभी अकेला नहीं लगा, कभी किसी और की जरूरत महसूस नहीं हुई। शुभा अभी मुझे देख रही थी। मैंने गिलास आधा छोड़ दिया और कपड़े बदलने गुसलखाने में चला गया। जब मैं बाहर आया तो वह गाढ़ी नींद में सो चुकी थी, मेरी प्रौढ़ और ढलती हुई बीवी। मैं उसके प्रति ढेर से स्नेह और अनाम कृतज्ञता से भर गया। कमरे में रात का सन्नाटा भर उठा था। होटलों के कमरे एक ही से होते हैं। पलंग, सिरहाने, मेजें, लैंप, ड्रेसिंग टेबल, कुर्सियां, सोफे अपने में सीमित और संपूर्ण। कमरे के आगे छोटी सी बालकनी थी, जिस पर टहलते हुए मैं सिगरेट पीता रहा। अपने अंदर एक जो चिड़चिड़ापन इकट्ठा हो गया था, उससे छुटकारा पाने की कोशिश में। डिनर में 400-500 उठ गए थे। फिर भी मुझे लग रहा था कि मीनाक्षी और शुभा के अतिरिक्त किसी को वह अच्छा नहीं लगा। शुभा और मीनाक्षी बातों में मग्न थीं। अभय इला के अचानक मुरझा जाने पर काफी परेशान हो उठा था और उसे जल्दी से जल्दी खाना खत्म करके जाने की लगी थी। मैंने सिगरेट फेंक दी। कमरे में आकर मैंने शुभा को जगा लिया। सुबह तड़के ही दरवाजे पर दस्तक होती है। इला है। मैं अचरज से उसे देखता रहता हूं। मैं अंदर आ जाऊं? उसकी आवाज भारी है। तुम घर नहीं गई? मैंने पूछा। गांव 3 किलोमीटर पर है, रात में सवारी कहाँ मिलती, उसने कहा। मैंने हटकर उसे अंदर आने दिया। फिर रात?
मेरे मुंह से आधा वाक्य निकला और फिर मैंने जबान दांतों से दबा ली। रात कहाँ काटी? पूछिए ना, रुक क्यों गए? कॉटेज के सामने लकड़ी के काउच पर। और कहाँ? कहती हुई वह अंदर चली गई। मैं नहा धोकर निकला, तब तक उसने रसोई में चाय बना ली थी। उजाले में इला को देखता हूँ। उसका चेहरा फीका है, रंगहीन। उसकी साड़ी बाल सलीके से बंधे हैं। लगता है जैसे अभी अभी क्लास पढ़ाने जा रही हो। वह मेरी चाय बनाकर मुझे थमा देती है और अपना प्याला लेकर कमरे में चली जाती है। दरवाजा हल्के से बंद हो जाता है। मेरा काम खत्म हो गया है। आज ही वापस जाना है। मैं आर्थर से क्या कहूँगा, उसे सोचने को कई दिन हैं। सॉरी सर, इंडियन एयरलाइंस के रिजर्वेशन काउंटर पर बैठी लड़की कहती है, 3-4 दिन तक कोई भी सीट नहीं है। कहिए तो आपका नाम चांस में लिख दूं? कौन सा नंबर? 68वां। मैं आगे कुछ पूछूं इससे पहले अधीर भीड़ का एक रेला आता है और मैं धक्का खाकर दूर पहुंच जाता हूं। मैं सड़क पर खड़े खड़े इधर उधर देखता हूं। 5 के 5 छायादार पेड़, सड़क के बराबर गंगा जैसी चौड़ी गंभीर नदी, हल्की हल्की उष्ण धूप, स्त्रियों की साड़ियों के चटक रंग और बालों में फूल, सब कुछ साफ सुंदर। होटल में पता चलता है कि स्टीमर भी सारे भरे हुए हैं। शायद वीडियो बस में जगह मिल जाए। बंबई पहुंचने में 18 घंटे लगेंगे। मैं तो यहाँ अटक गया हूँ। यह बात कोई नहीं मानेगा, शुभा भी नहीं। मेरी जगह गिरिराज होते तो तुरंत इन दिनों के सदुपयोग में व्यस्त हो जाते। जफर होता तो। कॉटेज खाली है, इला नहीं है, पर उसकी अटैची अभी भी कमरे में है। मुझे गुस्सा आ रहा है अपने पर, इला, मिट्टी पर, गिरिराज, जफर, शुभा, सभी पर, पूरी दुनिया पर। इला को खूब अच्छी तरह मालूम होगा कि मैं 4 दिन तक निकल नहीं पाऊंगा। उसे मेरा कार्यक्रम मालूम था। मैं 4 दिन एक जगह बैठा नहीं रह सकता। इस सब का मतलब क्या है? वे सब सच कहते थे। आधा शहर जो अपने को इला का प्रेमी बताता था, सच कहता था। चलो निकलो, बस से ही सही। लंच खाता हूँ। थोड़ी देर स्विमिंग पूल के पास बैठता हूँ। काउंटर पर बस के टिकट की व्यवस्था को कह दिया है। फिर बिस्तर पर लेट जाता हूँ। फोन बजता है। बस में भी जगह नहीं है। इला दिखेगी तो गला मरोड़ दूंगा। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पलंग पर पड़े पड़े और जासूसी उपन्यास पढ़ते पढ़ते। शाम को पैजामे कुर्ते में ही रेत पर निकल जाता हूँ। सब कुछ कल जैसा है। वही बच्चे, जिन पीती हुई वही औरत, वही लहरें, वही सूर्यास्त। सूरज जब पानी में डूब जाता है तो एक धीमा स्वर पूछता है, कुछ मांगा? मुड़कर देखता हूँ, इला है। न जाने कब से पास आकर खड़ी थी। वह मुझे ऐसे देख रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस क्षण मेरा सारा तनाव, सारा गुस्सा न जाने कहाँ बह जाता है। इला है, वह पानी में डूब नहीं गई है। वह मुझे छोड़कर कहीं चली नहीं गई है। कहाँ थी अब तक? संयत स्वर में मैं पूछता हूँ। यही तो, सुबह पणजी गई थी टिकट की पूछताछ करने। आपका चेहरा देखकर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर सारे दिन यही बैठी रही। उसने फूस के छप्पर से ढकी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। सारे दिन? तो और क्या? कितना डरती नहीं हूं आपसे। डरती हो तो यह सब नाटक क्यों करती हो? वह चुपचाप निरुत्तर मेरे साथ चलती रही। कॉटेज के सामने आकर हम कुर्सियों पर बैठ गए। मैं एक बात कहूं, एकदम सच सच, आपके लिए मेरे मन में इतना आदर, इतना स्नेह है कि आप कभी जान नहीं सकेंगे। पहले मैं आपको अमृत भाई की तरह ही बदमाश समझती थी, पर अभय की मौत के बाद आपने जो सहारा दिया और बिना कुछ मुझसे चाहे हुए, उससे मेरा। मैं बदमाश? टैक्सी रुक गई।
उतरते हुए इला कहती है, मैं यहाँ रहती हूँ। छोटा सा कच्चा रास्ता है, उबड़ खाबड़। एकदम आखिरी छोर पर छोटे से टीले पर टंगी हुई पीली दीवारों और खपरेल की छत की कॉटेज। सामने बरामदा जिसमें झूला पड़ा है। वहां बैठने से नीचे, काफी नीचे समुद्र दिखाई देता है, उजला और शांत। हरी नारियल में जिन पिएंगे? इला ने पूछा। नहीं, सिर्फ डाब। सिर सुबह से घूम रहा है। आप आराम से बैठिए, कहकर उसने मुझे स्ट्रॉ डालकर नारियल पकड़ा दिया। पास बैठती हुई बोली, आपसे एक बात कहनी थी। मौका ढूंढ रही हूं, मगर आपके यहाँ आने से पहले ही मैं विभाग को इस्तीफा भेज चुकी हूं। अब तक पहुंच गया होगा। ऐसा कैसे? मैंने कहा। फिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों? उसका जवाब न देकर इला ने अपने बालों में उंगलियां फंसाते हुए कहा, पढ़ाते पढ़ाते मेरा जी भर गया है। मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, अतीत को एकदम धोकर नई स्लेट की तरह। अब तक इधर उधर भटकती रही, बिना चप्पू की नाव की तरह। अब स्थिर बैठूंगी। इतने लंबे एकांत और एकाकी रहकर मैंने खूब आत्मविश्लेषण किया है। अब मैं जान गई हूँ कि मैं क्या और किसे पाना चाहती हूँ। किसे? जिसे हर सूर्यास्त मांगती हूँ। यह बात हंसी में उड़ाने की कोशिश करती दृष्टि बच गई। फिर गंभीर होती हुई बोली, मैं इधर एक उपन्यास लिख रही हूँ, कुछ आत्मकथात्मक। 50 पृष्ठ लिखकर मैंने राइटर्स वर्कशॉप में भेजे थे। उधर से अच्छी प्रतिक्रिया आई है। वहां जाकर पूरा करने की बात चल रही है। अगर वह नहीं हुआ तो गर्मी में रानीखेत जाकर रहूंगी। पश्चिम में नहीं छपेगा तो क्या, यहाँ छपेगा। पैसा मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। इला का यह नया रूप है, गंभीर, आत्मविश्वासी। मैं चुप रहता हूँ। एकाएक मेरी आंखों के सामने फुलझड़ियां सी छूटने लगती हैं। इला, मुझे चक्कर आ रहा है। खड़े होते होते मैं लड़खड़ा जाता हूँ। अंदर ले जाते हुए इला की बाह जो मुझे सहारा दे रही है, कोमल भी है, दृढ़ भी। उसका युवा स्पर्श जैसे मेरे चेतना खोते शरीर में घुल मिल रहा है। पलंग एकदम कड़ा है, तख्त जैसा। इला मेरा चेहरा हल्के हल्के ठंडे कपड़े से पोंछ रही है। मेरे अंदर से मुझे पूरी तरह झकझोरते हुए एक लंबी सांस निकल आती है। इला, मुझे माफ कर दो। मैं बुदबुदाता हूँ। मेरे चारों तरफ एक नींद भरा अंधेरा है, एक सन्नाटा जिसमें मुझे अपने दिल की धड़कन बहुत तेज सुनाई दे रही है। मैं कई घंटे सोया होऊंगा। जब जगता हूँ तब तक धूप ढलाई है। बरामदे में 13-14 साल की नौकरानी नुमा लड़की बैठी है। बाई उधर बीच पर गई है, वह बोलती है। मैं बरामदे में खड़ा होकर अपने को आजमाता हूँ। सोने से निश्चय ही खुमार उतर गया है। मैं एकदम स्वस्थ महसूस करता हूँ, जैसे किसी अंधेरी खो से निकल आया हूँ। चाय पीते पीते मैं अनमना सा नीचे देखता हूँ। इस समय रेत पर काफी लोग जुटे हुए हैं। मैं पुरानी आदत के अनुसार सारी बातें तरतीबवार रखकर देख रहा हूँ। इला ने इस्तीफा दे दिया है। वह उपन्यास लिखेगी, स्थिर होकर बैठेगी। और मैं क्या करूँगा? आथर से कहकर उसका इस्तीफा रुकवा सकता हूँ, जब तक उपन्यास प्रकाशित न हो जाए तब तक के लिए। इला को हमेशा के लिए खो देने के विचार से यह बूढ़ा सीना इतना विचलित क्यों हो रहा है? तभी इला आती दिखाई देती है। शायद समुद्र स्नान से लौटी है। उसने महीन सा गाउन शरीर पर डाल रखा है, जिसके अंदर से उसकी बुनकीदार बिकनी झलक रही है। वह निसंकोच आकर बैठ जाती है
और खाली प्याले में चाय छानती हुई पूछती है, अब कैसी तबीयत है? अब ठीक है। खाना पानी भी तो ठीक से नहीं हो रहा है। कहकर वह पीछे झुकती है तो गाउन का दायां पल्ला पीछे ढलक जाता है और ना चाहते हुए भी मेरी दृष्टि उसकी जांघ तक अनावृत हुई टांग पर अटक जाती है। गाउन से अपना पूरा पैर ढकते हुए वह सरल भाव से कहती है, बचपन में दिवाली पर बुरी तरह जल गई थी, सलवार ने आग पकड़ ली थी, उसी का यह निशान है, जला झुलसा हुआ, साड़ी पहनने से ढका रहता है। आप इतने ताज्जुब से मुझे क्यों देख रहे हैं? वह उठ खड़ी होती है, मैं कपड़े बदलकर अभी आती हूँ। मैं भी उठ खड़ा होता हूँ, मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं बची। वह जैसी भी है और मैंने उसकी चाहना की है, शायद उस पहले दिन से ही। इला मुझे विस्मय से देख रही है, फिर उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। उसमें प्रतीक्षा भी है, आह्वान भी। मुझे पूरी तरह मालूम है कि अगर मैं एक कदम आगे बढ़ा तो फिर पीछे नहीं जा सकूंगा। मेरे आगे पीछे सभी कुछ एक अंधेरे में डूबने लगा। शुभा, अंजू, संजू, घर जमाई, नाती, नतनी, दोस्त, समाज, नाम, इज्जत, डीनशिप, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, सब कुछ एक सर्वग्रासी बाढ़ में डूबा जा रहा है। 26 साल का विवाहित जीवन एक मिट्टी के ढूंढ की तरह गिर गया है। डूबते हुए सूरज का आलोक हमारे चारों तरफ भर उठा है। आगे क्या है मैं नहीं जानता। इला मुझे खींचकर चांटा मार सकती है, मुंह फेर सकती है, मेरा उपहास कर सकती है, या फिर मेरे बढ़ते हुए हाथ को सहारा दे सकती है। निर्णय अब उसका ही है। सूरज पानी में एकदम डुबकी लगा गया। इला और मैं एक दूसरे की ओर मुड़े, हमारी आंखें मिली। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर इला ने मेरे होठों पर उंगली रख दी। बाद में बताना, उसने कहा।